अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो मुख्य दो राजनीतिक दल हैं, इनके दिग्गज नेता चुनाव के मैदान में हैं। चुनाव को भले ही 380 दिन बचा हो, लेकिन इन दोनों ने जोर आजमाइश और कवायद शुरू कर दी है। अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने नए अलायंस पार्टनर को तलाश कर उनको साथ जोड़ने की कोशिश और पूर्वांचल में जो असेंबली इलेक्शन में सेंध लगी थी उसको पाटने की कोशिश कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में अभी से ही पार्लियामेंट इलेक्शन की भरपूर तैयारी हो गई है और दोनों दलों के दिग्गज अखाड़े में कूद चुके हैं। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर केंद्रित करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और केंद्र की सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको केंद्र की सत्ता पानी है या वहां पर ताकत बटोरनी है तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए 80 में 73 सीटें जीत ली थी। यह भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विजय करार दी गई थी पार्लियामेंट इलेक्शंस में। अब भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी कार्यकारिणी की बैठक की तो आपको ध्यान होगा कि उन्होंने 80 में 80 सीटें जीतने का टारगेट फिक्स किया है और पूरे देश भर में 350 प्लस पार्लियामेंट्री सीट जीतने का टारगेट। लेकिन यूपी में 73 सीटें जीतने का टारगेट या 80 सीटें तक पहुंचने का टारगेट बीजेपी कैसे प्रूव करेगी या कैसे अचीव करेगी? आप ध्यान करिए कि अभी खत्म हुए असेंबली इलेक्शंस में जो एक साल पहले हुए हैं, तकरीबन 36% वोट अपोजिशन को गए थे और पूर्वांचल में अपोजिशन ने बीजेपी को कई जिलों में साफ कर दिया था। अब बीजेपी की समस्या ये है कि दलित, ओबीसी, महिलाओं के वोट को कंट्रोल करना, जो असेंबली इलेक्शंस में वोट बैंक उनके हाथ से निकला उसको वापस लाना और विपक्ष की बड़ी चुनौती का सामना करना। अब यह तय है, तस्वीर साफ है कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला बीजेपी अलायंस वर्सेस सोशलिस्ट अलायंस के बीच है। जिसके पास जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे उसको उतनी राजनीतिक बढ़त चुनाव में मिलेगी और सब ने अपनी अपनी वर्थ पूरी की है। मुख्य दलों के साथ साथ कुछ अन्य दल भी इनके साथ जुड़ते हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर, जैसे संजय निषाद, जैसे महान दल के केशव देव मौर्य, जैसे राष्ट्रीय लोक दल। ये सब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने रेंज में सिमटी हुई हैं, लेकिन जब ये किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलते हैं बड़ा काम होता है। आप ध्यान करिए कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का अलायंस हुआ था और माहौल में कैसी तब्दीली उस वक्त आई थी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बीजेपी को समझ में आ गया है कि ओम प्रकाश राजभर को साथ लेना जरूरी है, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर से आजकल बीजेपी का एक पॉलिटिकल निगोशिएशन भी चल रहा है। केशव देव मौर्य पहले अलग हो चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा? और इसी बीच बीजेपी ने कार्यकारिणी की बैठक करके एजेंडा सेट कर दिया है, संगठन में ओवरहालिंग चल रही है और अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर निकल गए हैं। अखिलेश यादव इन दिनों बहुत एक्टिव हैं, वो जिलों जिलों का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और पब्लिक रैलीज को भी एड्रेस कर रहे हैं। यानी विपक्ष भी तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से जुटी हुई है। तो अब ये जो अलायंस पार्टनर्स हैं इनका रोल क्या होगा, यही सबसे बड़ा विषय है और इसी विषय पर हमने आज एक परिचर्चा को आयोजित किया है। इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं आपको कुछ स्टेटमेंट सुनवाना चाहता हूं, वो सुन लें। डिबेट के उस पार मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर खुद होंगे, जिनसे हम उनके आने वाले चुनाव में उनकी क्या राजनीतिक पोजीशन होगी इसके बारे में बात करेंगे। पहले आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें। समाजवादी पार्टी के लोगों को ये बताना चाहिए कि जब अखिलेश यादव जी गुलदस्ता लेके चुपके चुपके चले जाते हैं और योगी जी से मिल के चले आते हैं, तब कौन सी टीम बन के जाते हैं? हम तो ओपन रहते हैं, जो कहना है मुख पे कहते हैं। और समाजवादी पार्टी को दर्द अगर है तो सरकार में थे तो प्रमोशन में आरक्षण क्यों खत्म किया?
लाखों लोग नौकरी चली गई। मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका गाना याद करके मैं बड़ा खुश होता हूँ कि चल सन्यासी मंदिर में। क्या गाना है भाई, ये कुछ है, नाम तो पूरा बोलो, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चल सन्यासी मंदिर में, हाँ, और उसकी दूसरी लाइन जो है कि मेरा कंगना और तेरा चिमटा कुछ बजेगा। तो अब चिमटा बजे ना बजे, कंगना तो बज ही रहा होगा कहीं ना कहीं। भारतीय जनता पार्टी ना तो सामाजिक रूप में, भारतीय जनता पार्टी ना ही राजनीतिक रूप से किसी अस्पृश्यता पर विश्वास नहीं रखती। जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीति के, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के प्रति अपना समर्थन रखते हैं, उनका हमेशा भारतीय जनता पार्टी में स्वागत। हर नेता अपनी पार्टी के लिए मेहनत करता है, दौड़ा कर रहा है, वो उनका अधिकार है, उन्हें करना भी चाहिए। सबको बस ये उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। तो आपको ओम प्रकाश राजभर के पास ले चलेंगे। इसके पहले आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज इनको मैंने खास तौर पर आमंत्रित किया है। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और डॉक्टर सुधा मिश्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आपको ले चलते हैं सीधे ओम प्रकाश राजभर, SBSP के नेशनल प्रेसिडेंट फार्मर मिनिस्टर। राजभर जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत स्वागत। थैंक यू। राजभर जी, आप ठीक हैं? हम बढ़िया हैं, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है राजभर जी, थोड़ा सा बताएं। इस समय हम महिला हक अधिकार महारैली, जी, आधी आबादी जो महिलाओं की है देश में, प्रदेश में, उन्हीं को लेकर के उनके बीच में हमने अपना मंच दिया है, झंडा दिया है, जी। और वही इकट्ठा होती हैं, वही भाषण देती हैं, वही संचालन करती हैं। वो उनका कहना है कि आज़ादी के 75 साल में हमारी लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई पुरुष लड़े, लेकिन हमको अधिकार नहीं मिला। जब हम देश की सर्वोच्च कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिलाधिकारी की कुर्सी के साथ साथ हम फाइटर प्लेन भी चलाने की हैसियत रखती हैं, तो फिर हमारा लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित क्यों नहीं हो जाती? हम शराब से हम लोग बहुत दुखी हैं जी। जब गुजरात और बिहार में शराब बंद है तो उत्तर प्रदेश में शराब क्यों नहीं बंद होती? बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। हमको 50% सीटें मेरा एक आरक्षित कर राजनीतिक दिया है। सवाल है कि इस बात को लेके हम, आप आजकल अपना अधिकार कहाँ तलाश रहे हैं? हमारा अधिकार शोषित और वंचित के बीच में हम अभी 1 महीना लगातार सावधान रथ यात्रा के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी अपने लोगों को साथ जोड़ने के लिए जी, कवायद किया। उसका रिजल्ट भी बड़े पैमाने पर हमको मिला। अभी हम जो वंचित और शोषित हैं उनको अपने साथ संगठन में जोड़ने के लिए हम हमेशा लगे रहते हैं, बराबर काम पे करते हैं और उसी काम में हम लगे हुए हैं। ऐसी चर्चा है और आपसे बेहतर कोई इसको पुख्ता कर नहीं सकता, ना बता सकता है। काफ़ी चर्चा भी है और पावर कॉरिडोर्स में इसकी चर्चा भी है कि बहुत जल्द ओम प्रकाश राजभर का कोई पॉलिटिकल अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ होने जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी बात कहां तक पहुंची और आपका अलायंस कब बीजेपी के साथ अनाउंस होगा? राजा को पता है ना, मुशाहरा बन बांट लिए। हमको तो खुद नहीं पता है ना, हमारी किसी से बात हुई है। हाँ, ये जरूर है कि हम माननीय ब्रजेश पाठक जी से अपने काम को लेके मिलते हैं, हम दयाशंकर सिंह जी से अपने काम को लेके मिलते हैं, हम केशव मौर्य जी से, डिप्टी CM साहब से मिलते हैं अपने काम को लेके। हम CM साहब से भी हमको अंदाजा कि 1.5 महीना पहले हो गया, 2 महीना लगभग हो गया होगा, उनसे मिले थे। जो राजभर जाति को 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 महीने के अंदर जी, इनको उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव भेज के ST में शामिल करे, उस बात को लेके मिला और पब्लिकली ला करके हमने कहा कि इस मुद्दे को लेके मिला था। आप क्या इच्छुक हैं कि भूमाफिया बीजेपी नाम के पर साथ जो आपके गरीब कमजोर- राजनीतिक रिश्ते आगे बढ़ें? अभी देखिए, हमको खुद नहीं पता है, हम तो जनता के बीच में हैं। अभी गोरखपुर में 5 फरवरी को कार्यक्रम करके आए हैं, अब दूसरे कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं। अच्छा, जब आपने तो बीजेपी के कोई नेता ऐसा बचा नहीं जिसके बारे में आपने घनघोर अपमानजनक वाली टिप्पणी न की हो, जैसे केशव मौर्य या खुद मुख्यमंत्री के बारे में।
तो जब आप इनसे मिलते हैं तो आप सहज रह पाते हैं या असहज रहते हैं, जो आपने पीछे कारनामे किए हैं इनके साथ? नहीं, देखिए, चुनाव के समय और धनुष बाण ऐसे ऐसे चलाए जाते हैं, तीर चलते हैं जी। कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे हासिल कर लें। और ज्यों चुनाव बीत जाता तो सारे धनुष बाण रख दिए जाते हैं और फिर सब नेता एक हो जाते हैं। जो सरकार बना लिया वो सरकार चलाता है, जो विपक्ष में आता है वो विपक्ष की भूमिका अपना 5 साल निभाता है। ये तो हर इलेक्शन में होता है, ये कोई नई बात थोड़े है। और जहां तक बात आपने बीजेपी की 89 का चुनाव मुझे याद है, बीजेपी के समर्थन से माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, मुझे खूब अच्छी तरह याद है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बीजेपी ने बनवाई और कौन छूता है बच्चा जो बीजेपी से बहुत खपा रहता है। तो ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी आपको छुए ही ना और आप अकेले रह जाएं, क्योंकि समाजवादी से आपका अलायंस टूट गया है। बीजेपी अगर पूछती नहीं है तो फिर आपके पास विकल्प क्या है? अरे हम तो विकल्प बहुत तैयार कर लेंगे। विकल्प ओम प्रकाश राजभर के लिए क्या दिक्कत है जी? अरे हमारे लिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी जिंदा हैं हमारे लिए उद्धव ठाकरे जी तैयार हैं जी। हमारे लिए तमाम ऑप्शन तैयार हैं, हमारे लिए नहीं दिक्कत। मतलब आप ऐसा कैसे कर लेते हैं कि एक बार में आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ रैलियां करते हैं, फिर दूसरी समय बीजेपी वालों के साथ भी डायस शेयर कर लेते हैं? आप ऐसा कैसे कर पाते हैं? मतलब बड़ी ही विलक्षण प्रतिभा है आपकी। अपने विवेक नहीं भैया, देखिए, हम लोग जो भी बात करते हैं तो मुद्दों के आधार पे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई यूज करते हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते, लोग हमको धोखा देते हैं। अगर हम, पर लोग तो कुछ और कहते हैं कि आप सबको धोखा देते हैं, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, कंधे पे चढ़ के आप अपना काम पूरा कर लेते हैं और उसके बाद डंप कर देते हैं। अच्छा, अभी हम आपको कल की घटना, आज की घटना बता दें। जब हम समाजवादी पार्टी के साथ थे तो पोस्टर में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की फोटो लगती थी। अब हम हट गए तो आज गए तो थे अखिलेश जी और सुहेलदेव जी की फोटो हट गई। ये कौन धोखा दे रहा है? विधानसभा के चुनाव में 12 टिकट सुरक्षित हमको दिया, अपना प्रत्याशी दिया, हम फाइनल सीट कराते रह गए, नहीं किया। कौन धोखा दिया हमको? 8 महीना दौड़ाते रह गए, धोखा कौन दिया? ओम प्रकाश ने दिया। ओम प्रकाश राजभर ईमानदारी से, जहां समाजवादी पार्टी चुनाव के समय कोई वोट देने को तैयार नहीं था, रैली करके समाजवादी पार्टी गठबंधन का माहौल खड़ा किया तो ओम प्रकाश राजभर ने शुरू किया। इसको कोई आज आपने देखा कि आपके क्षेत्र में घुसकर तगड़ी चुनौती दी अखिलेश यादव ने। 3 जिले का दौरा। कोई चुनौती नहीं, देखिए, दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी भूल गई कि प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। लाखों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पिछड़ी जाति के जो 27% आरक्षण लागू है उसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। उस समय उत्तर प्रदेश ये जब आप उनके साथ अलायंस कर रहे थे तो ये सवाल आपने किया था उनसे? नहीं, बिल्कुल किया था। सामने बैठा दीजिए हमारे, हम सामने कहते हैं, हमने कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना होगा। हमने उनसे जो भी वादा किया तो जो मुद्दों के आधार पर गए थे। 4 सितंबर वाली घटना, ये मुख्यमंत्री बने 5 साल नहीं याद आई, हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो उसको भी भूल गए। अगर बीजेपी आपके समक्ष कुछ प्रस्ताव रखती है मुसलमानों का हिस्सा, तो क्या उन प्रस्तावों पर साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान जो इनको 80% वोट दिया, उसका जब ये नहीं, अगर बीजेपी तो आपको क्या होंगे? राजभर जी, ये हमेशा, राजभर जी, अगर बीजेपी कुछ प्रस्ताव रखती है राजनीतिक रूप से, आपको स्वीकार्य है, या फिर आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे चाहे फिर और किसी के साथ जाना पड़े? देखिए, राजनीति में कोई नेता छूता नहीं है। जो आज की राजनीति अवसरवादिता की राजनीति हो गई है जी, और अवसरवादिता वो मैं तो देख रहा हूं, सब लोग अपना अपना दाव लगाते हैं जी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से दाव लगाई, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से दाव लगाई, समाजवादी पार्टी आरएलडी से दाव लगाई, समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर से दाव लगाई। समाजवादी पार्टी ने नहीं दाव लगाया, हर नेता दाव लगाता है। भारतीय जनता पार्टी 50 आपका अगला दाव क्या होगा ये आपको अभी पता है या आप भी नहीं जानते हैं कि आप अगली गुलाटी किधर मारेंगे? नहीं, अभी हमने तय नहीं किया है। हाँ। जब तय करेंगे तो आपको बताएंगे। कोई अरमान है आपके जो अभी रह गए हो पूरे? नहीं, कोई अरमान हमारा नहीं है। हमारा अरमान यही है
कि जब देश में उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं तो घरेलू बिजली का बिल और किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ हो रहे हैं? ये हमारा अच्छा, अनुमान है। योगी जी को एक कैसे समान मुख्यमंत्री अनिवार्य के रूप में शिक्षा आप का देखते हमारा हैं? अनुमान है। देखिए, एक देश में अंधविश्वास की चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश में एक अंधविश्वास की चर्चा समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की सरकार किया करती थी कि जो नोएडा और गाजियाबाद जाएगा वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा जी। इस पे योगी जी ने मुहर लगा दी कि नहीं, कोई जा सकता है। जो दरवाजा बंद था उसको खोल के अंधविश्वास खत्म कर दिया। इस बात का तो उन्होंने प्रमाण दे ही दिया। आप कैसा चार पांच मुख्यमंत्री लोग नहीं मानते जाते हैं थे। योगी जी को? ये प्रमाण तो देखिए, मुख्यमंत्री तो है ये हैं, मानते क्या है वो तो मुख्यमंत्री कैसा, है ही है। मतलब किस तरह का चीफ और मिनिस्टर मानते हैं? देखिए, कल तक कांग्रेस ने काम किया, बसपा ने काम किया, सपा ने काम किया। अब वो उस कुर्सी पर हैं, उस काम को आगे वो बढ़ा रहे हैं। कल आप हो जाएंगे, कोई दूसरा हो जाएगा, वो भी उस काम को आगे बढ़ाएगा। अरे जिस रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं, पता नहीं कब चांस आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी अब एक का, अंतिम सवाल है आपसे। संगठन का हम आपके घर के दरवाजे, आपकी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं या सिर्फ अभी बीजेपी के लिए ही खोलेंगे? सब नहीं, सबके लिए खुले हैं। हमारे यहाँ जहाँ रहते हैं गेट बराबर खुला रहता है, चाहे जो आवे मिले, कोई दिक्कत नहीं हमको। जी, तो क्या वापस समाजवादी पार्टी से हाथ मिला सकते हैं? ऐसा भी कर सकते हैं आप? देखिए, राजनीति में आपने देखा, यूपी में कोई उम्मीद किया था कि सपा बसपा एक हो सकते हैं? जिस तरह की कटुता थी। आपने देखा कि नीतीश जी ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास लेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे जी। हम समाजवादी पार्टी की राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन हम जनता आरजेडी से समझौता नहीं करेंगे, सरकार चल रही है। हाँ, तो आपने भी कोई कसम थोड़ी खा रखी है। अलगाववाद मैं की समझ गया आप राजनीति। जो कहना चाहते हैं। तो हम आपने भी थोड़ा कोई कसम- कसम नहीं खा रखी है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और आपका ना कोई धन्यवाद अछूत देता हूं है। कि आपने हमारे लिए समय निकाला Thank you और भैया। बहुत ही बोल्डली आपने अपनी बात रखी और आपकी व्यस्तता भी हम समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम प्रकाश राजभर। संभावनाएं बहनों भाइयों राजनीति में हमेशा खुली रहती हैं, इसलिए मैंने खुलकर बात की और ये उनकी अच्छाई है कि वो खुलकर जवाब भी देते हैं। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, शुक्रिया आपका। अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर हैं, ओम प्रकाश राजभर भी अभी गोल गोल घुमा रहे हैं। आपकी इनसे कोई बात चल रही है या नहीं, या आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं? इतना सुनने के बाद वही लिया के खड़ा करिए। ब्रजेश जी, अगर वो ब्रजेश जी आप जिस तरह से सीधा सीधा सवाल पूछते हैं, राजनीति में उसका जवाब सीधा नहीं होता है। लेकिन यह बात निश्चित है कि राजनीति में कभी भी कोई बैरियर नहीं लगा होता है। समान विचारधारा, समान नेता, हमारे नेता के प्रति अगर कोई श्रद्धा रखता है, हमारी नीतियों से सहमत है, और इसके पहले राजभर जी पहले भी बीजेपी में एक साथ चुनाव लड़के मंत्री रह चुके हैं। तो लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। राजभर जी को आपने बहुत घुमा फिरा करके फंसाने की कोशिश करी, लेकिन राजभर जी फंसे मैं नहीं आपके लिए सवाल पूछ रहा था लेकिन, ताकि स्थिति मैं क्लियर हो। इसमें एक बात सवाल मैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पे जरूर एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि गठबंधन की राजनीति में अखिलेश यादव जी ने अपने मित्रों को धोखा दिया। राजभर जी के साथ चुनाव लड़े और बाद में उनको मीटिंगों में नहीं बुलाया और बाद में कहा कि आपका रास्ता खुला है, जहां जाना चाहें चले जाएं। यही उन्होंने शिवपाल यादव जी के साथ भी किया था, चिट्ठी लिख करके जारी किया था। हालांकि अब तो चाचा साथ में हो गए, परिवार एक हो गया है, लेकिन बेइज्जती तो उनकी भी की गई थी। उसी तरीके से हमने ये भी देखा था कि राजनीति में पहले वोट लेने के लिए जो है गाड़ियां बांटी गई थी, फॉर्चुनर गाड़ियां बांटी गई थी, और जब मतलब निकल गया तो फिर उन गाड़ियों को वापस ले लिया गया और गठबंधन को तोड़ दिया गया। तो यह एक थोड़ा सा बड़ा कद दिखाना चाहिए अखिलेश यादव जी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर अब छोटे नेता नहीं रह गए हैं। लोगों से मिल रहे हैं, 3% राजभर वोट है उत्तर प्रदेश में और कई सीटों पर बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हैं वो, और ये उनकी काबिलियत है कि वो अपने समाज को अभी तक अपने साथ जोड़ के रखे हैं। भले आप अपनी पार्टी में मिनिस्टर बना दिए हों, राज्यसभा में भी किसी को भेज दिए हों, लेकिन राजभर वोटों पर उनकी कमांड है। क्या आप उनके साथ लेने के इच्छुक हैं या नहीं? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते, लेकिन उस पार्टी का हमारे नेता, हमारी नीतियां और हमारे सिद्धांतों के ऊपर सहमत होना जरूरी है।
अगर जो भी गठबंधन इसके पहले भी हुए हमारे, और जो हमारे गठबंधन दल चल रहे हैं वो इसी आधार पर चल रहे थे कि नेता, नीति और कार्यक्रम के आधार पर हमने अपने गठबंधन को चलाया है। लेकिन अभी कोई ऐसी संभावना नहीं है, राजभर जी भी आपको बता चुके हैं और पार्टी से भी सभी इस तरह की कोई बात। शुक्रिया आपका आलोक अवस्थी जी। डिबेट के दूसरे चरण में मैं आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर जी बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं जानना चाहता हूं, मैंने हर तरह से सवाल किया ओम प्रकाश राजभर जी से, और आप ही मुख्य आर्किटेक्ट थे उस अलायंस के। आपका अनुभव क्या था ओम प्रकाश राजभर के साथ, और अभी उन्होंने संभावनाओं से मना नहीं किया? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये डिबेट ओम प्रकाश राजभर जी के लिए बुलाई है या गठबंधनों पे बुलाई है? गठबंधन पे बुलाई। पहले आप उन्हें 10 मिनट अलग भाषण दिलवाते हैं, फिर हर किसी से राजभर जी पूछते हैं। कितनी दोस्ती निभाएंगे आप? अरे आपसे भी तो हमारी पहला दोस्ती सवाल है। नहीं, हमसे तो बाद में आती शुरू होती है, पहले उनसे है। सर जब आप उनके साथ दोस्ती किए तो तब राष्ट्रीय भी हम लोकदल चला यहाँ रहे बैठा थे। है, उनसे कोई कम विधायक नहीं है, कम सीट नहीं है, राज्यसभा हैं उनके नेता। आप किसी को आप भाव नहीं उनसे दे रहे, परहेज कर रहे हैं। केवल राजभर राजभर राजभर। तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने निश्चित किया है कि जो भी पीड़ित शोषित वर्ग हैं उनको जोड़ के चलेंगे। हमारा जो संगठन राष्ट्रीय आया उसमें राजभर समाज के लोगों को सम्मान दिया है, और आगे भी जो कमेटियां बनेंगी, टिकट होंगे, सब चीज़ में समाजवादी पार्टी हर वर्ग का ध्यान रखेगी। ओम प्रकाश राजभर जी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, क्योंकि जो बात वो चुनाव से पहले कहते थे, चुनाव का नतीजा आने के बाद अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आ जाती, कोई नीति बदल लेती, कोई निर्णय ऐसा कर लेती जिससे उनकी सहमति न होती, तब उनका नाराज होना बनता था। बिना बात के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में उल्टी टिप्पणियां। पहले कहते थे वही मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, सबसे काबिल वही हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया, योगी से तो मैं कटोरा लेके भीख मंगवाऊंगा, मोदी योगी से बड़ा झूठा कोई नहीं है, ये सब भाषण देते थे। नहीं, मैं पूछा कैसे सामना कर लेते हैं। सुन लीजिए, तुरंत बाद उल्टा बोलने लगे। तो जब कोई बिना किसी रीजन के किसी की तारीफ करने लगो, किसी के खिलाफ हो जाओ, तो ऐसे समय में उनकी बात का कोई ठीक। भरोसा अब आपसे नहीं है। पूछते हैं कि पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में आप अकेले मेरी हैं। एक बात सुनिए, पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए। गठबंधन की जो बात है, उन्होंने खुद कहा, मुझे अभी खुद नहीं मालूम, उनका व्यवहार उल्टा है। अगर वो आज भाजपा की तारीफ कर रहे हैं तो वो गठबंधन समाजवादी से चाहते होंगे, क्योंकि आप याद करिए पिछली बार उन्होंने प्रेस बुलाई, रात में मैसेज किया कल सुबह 9 बजे प्रेस होगी। पूरे प्रदेश की प्रेस उनके घर पहुंच गई। जब उनके घर पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे भाजपा के लिए खुले हैं, और उसी दिन दोपहर में 3 बजे हमसे मिलकर गठबंधन तय किया। आपको भी इन सब बातों की जानकारी रही होगी, आपकी उनसे मित्रता है, स्वाभाविक बात है। लेकिन तो अच्छा, मेरी दोस्ती पर उनसे आप बहुत फोकस कर रहे नहीं, हो। मैं जानकारी की बात कर रहा हूं। सवाल यह है कि जो व्यक्ति कुछ कह के कुछ कर रहा है जी, हम ऐसी अविश्वसनीयता का हिस्सा नहीं होना चाहते। हम राजभर समाज मैं का आपकी सम्मान बात करते समझ हैं। गया। अब आप महाराजा मुझे सुहेलदेव बताओ कि राजभर आप जी का भी पूर्वांचल में सम्मान करते हैं, अकेले उनके सम्मान में होगा, उसके साथ जी। रहेंगे। राजभर समाज को जहां हिस्सेदारी भागीदारी देने की बात आएगी, अकेले आप समाजवादी कैसे पार्टी मुकाबला प्रयास करोगे? करेगी। आपकी क्या लेकिन ओम स्ट्रेटजी है? प्रकाश जी से हमारा दूरी है, हम उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ओके, नहीं। नोट कर लिया मैंने। अब आप अकेले कैसे लड़ोगे बीजेपी से पूर्वांचल में? हम कोई अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जो लोग थे वो बहुत सारे लोग वहीं हैं, और समय पड़े पे वो सारे लोग दोबारा से दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, किसी का बाह मोड़ती है, किसी का हाथ मोड़ती है, किसी को लालच देती है, तो थोड़ा बहुत लोग दाएं बाएं भटक जाते हैं। आप जानते हो, अभी मैनपुरी का चुनाव हुआ था, अधिकांश हमारे साथी हमारे साथ थे, उन्होंने हमारे साथ प्रचार किया। आगे भी जब समय आएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और समाजवादी पार्टी, देखिए, पक्ष और विपक्ष तय हो जाता है, जिसे लड़ना होता है वो उसी कोनों पे इकट्ठा होता है। हम पहले भी कहते थे भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। जिसे भारतीय जनता पार्टी को हराने की ज्यादा मन है वो सपा के साथ आएगा। जिसे सरकार में रहना है, समाजवादी पार्टी से किसी को कोई परहेज है या सरकार का कोई दबाव है, लालच है, वो भाजपा के साथ रहे। आपके दरवाजे खुले हैं कि बंद हैं? किसके लिए? अलायंस के लिए। अलायंस हमारा दरवाजा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो बात करेगा, जब चुनाव घोषित होगा उस समय अलायंस की बातें होंगी। ओके, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों पूर्वांचल में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आपस में मुकाबिल हैं। कुछ नए अलायंस पार्टनर्स भी इधर उधर हो रहे हैं। आप क्या महसूस करते हैं कि पश्चिम की आपकी लड़ाई कितनी स्ट्रांग है? आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी ने 80 में 80 सीट जीतने का टारगेट रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो उनका अपना काम है,
जहां तक हमारी बात है, हम किसानों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी 2100 गांव में जाने का कार्यक्रम उनका बन चुका है और वो 2100 गांव में वो जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे और 12 फरवरी को हमारी पार्टी के तो सिर्फ ये पश्चिम के ही गांव हैं या कुछ और भी? पूरब में भी जाएंगे, पश्चिम में भी जाएंगे, पूरब में भी जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे। और एक सप्ताह हम लोग चौधरी साहब का जन्मदिन है, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिन 12 फरवरी को होता है। एक सप्ताह हम लोग समरसता अभियान चला रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क करेंगे और सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जो नौजवान विरोधी नीतियां हैं, उनसे इतना पर्याप्त है बीजेपी जैसी पार्टी से मुकाबला करने के लिए जितना आप कर रहे हो? नहीं, उतना पर्याप्त है? हम किसानों के लिए हम उनको बताएंगे कि किस तरह की सरकार किसान के विरोध में काम कर रही है। सिर्फ किसान भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है, नौजवान भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है। ये हम गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जाकर के हम बताने का काम करेंगे। और आपका अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ कंटिन्यू रहेगा चुनाव में? बिल्कुल रहेगा। समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। 2024 में भी हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम करेंगे। सीट वगैरह को लेके आपके सब बातचीत हो चुकी है? सीटों पर जब चुनाव, मोटा मोटी आइडिया तो दे ही दिया होगा। जब सीटों पर जब चुनाव होगा तो सीटों पर भी बात होगी। जब हमारे बीच और उनके बीच वैचारिक समानता है, समान विचारधारा है, समान परिकल्पना है, तो फिर वहां पर इन सब चीजों का कोई मूल्य नहीं है। ओके, सुधा मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुधा जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, यहाँ अलायंस भी बन गए हैं, पार्टनर्स भी तय हो रहे हैं, कुछ ने दरवाजे भी खोल रखे हैं, कुछ के दरवाजे खुल चुके हैं, कुछ की बात चल रही है और कुछ जाने के संकेत भी दे रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि पक्का सीमेंटेड अलायंस भी है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में पर्दे के पीछे एकदम गुम सी हो गई है, कारण क्या है? जी ब्रजेश जी नमस्कार। मैं चूंकि कल से जो कल परसों देखा है हमने, दुष्यंत जी की 2 लाइनें हैं, उसको कह के मैं अपनी बात पूरी करती हूँ कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, इन नजारों का मैं अंधा तमसबीन नहीं। कांग्रेस पार्टी कहीं खोई नहीं है और आप जानते हैं कि राजनीति में जो उतार चढ़ाव है वो चलते रहते हैं और राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इसने कहीं ना कहीं हमें वो शक्ति का संचार किया है कि हार के बाद जीतने के लिए आपको जो तैयारी करनी होती है और जनता के मुद्दों को जोड़ते हुए कैसे देश में उनकी बात करनी होती है, ये हम कैसे कर सकते, इसका ऊर्जा राहुल जी ने हम सब में भरा हुआ है। और हम जानते हैं कि भले ही सीटों पे और परसेंटाइल में उत्तर प्रदेश में हम कम दिख रहे हो, आप हो सकता है कि असहज महसूस करें, लेकिन जिस पार्टी के पास 2 विधायक और 2% वोट शेयर हो, जिसके संगठन पूरी तरह से निस्तेज पड़ा हो, आप उत्तर प्रदेश में इन 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से कहाँ मुकाबला कर पाने की स्थिति में? और ना आप में कोई ऐसा उत्साह आपकी पार्टी में दिख रहा है? जी ब्रजेश जी, देखिए 2 की संख्या जो वर्तमान में जो सरकार है वो भी कभी 2 की संख्या पे थी, तो हर व्यक्ति के हार और जीत का जो परसेंटाइल होता है या जो अंक होता है वो कभी भी बढ़ और घट सकता है। तो हम जानते हैं क्योंकि अंक में हम कम हैं, लेकिन अंक में कम होने का आप अकेले चुनाव लड़ना चाहती है आपकी पार्टी? अभी देखिए ये संगठन के स्तर पे क्या होगा, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे फरवरी में जो हमारी कार्य समिति की जो बैठक होने वाली है उसमें इन चीजों को लेके बहुत अच्छे से उस पर चर्चा की जाएगी और कैसे हम लोकसभा चुनाव में बेहतर देश के लिए, देश के हित के लिए, क्योंकि तो आप अकेले बेहतर कर पाएंगी या फिर अपोजिशन का जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म समाजवादी पार्टी ने तैयार किया है उनके साथ हाथ मिलाना कांग्रेस मुनासिब समझेगी? देखिए ब्रजेश जी, जो जरूरत इस देश की है वहाँ पे विपक्ष का एक होना बहुत जरूरी है जी, और इस पे सबका बैठना, आपने देखा होगा कि जिन मुद्दों को लेके हम प्रश्न कर रहे थे उसमें पूरा विपक्ष एक साथ बैठा भी, सबने साथ में बैठने क्या सपा के साथ अलायंस में जाने में कांग्रेस कंफर्टेबल है? देखिए अब ब्रजेश जी, ये संगठन के उच्च जो पदाधिकारी आप एज ए लीडर क्या फील करती हैं कि कंफर्टेबल? अभी मैं बस चाहती हूँ कि मेरे कांग्रेस के जितने भी लोग कांग्रेसी विचारधारा से हैं, अगर हर व्यक्ति स्वयं से इस लड़ाई में उतर जाए तो हम जानते हैं कि इस विचारधारा को जानने वाले, क्योंकि आपके हिंदुस्तान में शायद ही कोई घर हो जो कांग्रेसी विचारधारा से अभिपूरित न हो। अगर बातचीत के लिए आपके रास्ते खुले हुए हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, देश हित की बात हो रही है और ब्रजेश जी जहाँ पे देश हित की बात होगी वहां पे देश का हर व्यक्ति देश के बारे में अच्छा सोचता है, तो हम पूरी अच्छा, उदयवीर जी भी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करती हैं अगर अलायंस की बातचीत हो तो?
देखिए मैंने कहा ना कि ये बातें हमारे करने की नहीं है, लेकिन देश हित के लिए जो कुछ भी उचित होगा और देश की जनता के जो आज के मसले हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई, जिस देश हित है या और कांग्रेस उसपे- हित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, देश हित। हम राजनीति तभी कर सकते हैं जब हमारा देश होगा। ओके। राष्ट्र में धर्म नहीं होता है, देश का जो एक राष्ट्र प्रेम होता है ना, वो धर्म को जोड़ता है। तो जो राष्ट्रवाद की बातें होती हैं वो धर्म से प्रेरित होती हैं। हम राष्ट्र बहुत से शुक्रिया प्रेम आपका। करते वीरेंद्र हैं सिंह जी और हमारे इस स्टेट राष्ट्र हेड के भी लिए। इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अखिलेश यादव इन दिनों पूर्वांचल के दौरे पर हैं। ओम प्रकाश राजभर का आपने स्टेटमेंट में भी सुना, उनके दरवाजे हमेशा हर वक्त 24 घंटा सबके लिए खुले हैं। कांग्रेस भी कह रही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मतलब अलायंस पर विचार कर सकते हैं। बीजेपी का कहना अगर हमारे नेता और नीति मान लो तो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। देखिए, राजभर की पार्टी छोटी है और उनको अपनी पार्टी चलानी है, तो पार्टी तो सत्ता के साथ ही चल पाएगी। विपक्ष की पार्टियां जो छोटी हैं उनका ज़्यादा लंबा सर्वाइवल नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर तो जानते हैं कि भाई अगर सत्ता के आसपास नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगी पार्टी, और देर सवेर उनका बीजेपी में आना भी चाहिए उनको। अभी 4 साल की उत्तर प्रदेश में सरकार है। आपने देखा होगा कि जब वो राष्ट्रपति के भोज में चुनाव था तो गए थे रात में, तब से वो इंतजार कर रहे हैं, समर्थन देते आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जिलों का नाम बदल दिया जाए, गाजीपुर का और बहराइच का। तो जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। भाई बीजेपी का हिंदुत्व का मामला है, उसी पर वो सपोर्ट कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। तो स्वभाव तो है, कुछ ना कुछ बातें दोनों तरफ से आ रही हैं। तो आप क्या महसूस करते हो कि गठबंधन का दायरा कौन पार्टी ज़्यादा बढ़ा रही है? बीजेपी अपना गठबंधन को बढ़ा रही है या समाजवादी पार्टी कुछ नए पार्टनर्स लाने में कामयाब होगी? देखिए, चुनाव अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियों में सीधा है, भाजपा और सपा में। अखिलेश यादव और मोदी और योगी, ये चुनाव होगा लोकसभा का भी, ऐसा दिखता है अगर कोई गठबंधन नहीं आता तो। क्योंकि बसपा के पास पिछली बार गठबंधन से 10 सीटें थी, कांग्रेस के पास 1 है। अब ये सब कितना लड़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ये आगे तय होगा। लेकिन आप ये देखिए कि राजभर के भी कुछ अरमान हैं कि भाई एक बार मंत्री बने, दोबारा बन जाए, क्या समस्या है? बेटा भी है, एमएलसी बन जाए। आज संजय निषाद का परिवार कितना फल फूल रहा है राजनीति में, और छोटी सी पार्टी थी लेकिन बीजेपी ने उनको हाथ लगाया, कहाँ पहुँच गए। आज खुद मंत्री हैं, बेटा सांसद है, एक एमएलसी है, एमएलए है, कितना सब चाहिए, सब चीज़ें, सम्मान मिल रहा है। आप अनुप्रिया पटेल की पार्टी को देख लीजिए, उनकी केंद्र में मंत्री हैं, पति उनके यूपी में मंत्री हैं, तमाम विधायक उनके जीतते हैं। तो बीजेपी का तो अपर हैंड ही है। बीजेपी केंद्र में, यूपी में, दोनों जगह है, उसके पास वोट शेयर ज़्यादा है, उनके साथ लोग जाना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव विपक्ष में है, इसलिए उनसे गठबंधन इन्होंने भाई उम्मीद की थी कि 2022 में अगर सरकार आ जाएगी तो हमारा परिवार भी तरक्की कर जाएगा और कुछ पद बड़े मिल जाएंगे। नहीं आई सरकार तो अब वो अपना अलग हो गए। तो ये जो 4 साल का समय है, ये कितने दिन मन ममोस के वो बैठे रहेंगे राजभर जी? अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे चर्चित आदमी कोई है तो पिलकवा गमछा पहनने वाले ओम प्रकाश राजभर हैं। उनकी सियासत खूब बदलती है। 2017 मंत्री बने, फिर 22 में सपा में गए, अब फिर आने की उम्मीद है 2024। अच्छा, बीजेपी 80 में 80 का टारगेट फिक्स की हुई है, लेकिन अगर पिछले असेंबली इलेक्शंस को देखें तो क्या इस टारगेट को अचीव करने की स्थिति में होगी बीजेपी? ये तो बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है इन्होंने। देखिए, लक्ष्य तो बड़ा है, लेकिन इतना जरूर है कि ना पहुंचे तो उसके आसपास तो पहुंचेंगे। अच्छा, राजभर के पास अपना वोट तो ही है, विधायक उन्होंने अपने जिता लिए, पिछली बार 4 जीते, अब की बार उन्होंने 7 कर लिया। अब उनका वोट बैंक तो बीजेपी को अगर जुड़ेगा तो भाई बीजेपी 2 लोकसभा चुनाव जीत चुकी, तीसरे में भी कोई कसर थोड़ी छोड़ेगी जीतने के लिए। तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर राजभर उनके साथ आ जाएं। राजभर ने बहुत प्रयोग किए, ओवैसी को लिए, शिवपाल जी को भी साथ लिया उन्होंने, फिर वो गठबंधन नहीं बन पाया, फिर वो मायावती की भी तारीफ कर चुके।
तो कई जगह संभावना तो टटोलते ही रहते हैं। आप ये मानते हैं कि जो अलायंस की पॉलिटिक्स है ये 2024 में दोनों दलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए बहुत है। बीजेपी ताकतवर पार्टी है और वो उनके पास नेताओं की भरमार है, वो अपने लोगों को लगाएंगे और इसको किसी तरह से राजभर को वो अपने पाले में लाएंगे। देखिए वो एक एक सीट का महत्व रखता है उनके लिए। वो हो सकता है कि राजभर के परिवार से भी एक आध सीट दे दें वो लोकसभा का, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारा देश तो हमेशा से जात पात और इन्हीं सब चीज़ों पे राजनीति लड़ता रहा है। 140 करोड़ का देश है। भैंस तबेला किसान मट्टी खाद गोबर कहीं इसकी बात होती है, बात जातीय समीकरण की होती है हर जगह, और अंधविश्वास तमाम सारी चीज़ें हावी हैं। अच्छा, राजभर जी भी बड़ी पार्टी बनने की बहुत कोशिश किए। रामपुर में लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, कोई कह रहा था कि कुल उनको 200 वोट मिला वहाँ, लेकिन पूर्वांचल में उनका अच्छा हिसाब किताब। समाजवादी पार्टी अभी संगठन बना रही है, चुनाव अभियान समिति है बीजेपी के पास, इतने नेताओं की फौज है देश भर से। सपा को उस तरह की कोई रणनीति बनानी पड़ेगी कि वो कुछ अलायंस जोड़े या जो हैं जो नाराज हैं उनको मनाए, उनसे बात करें जी। बहुत सारी चीज़ों में अंतर है दोनों पार्टियों में और वो कहीं ना कहीं दिखता है। तो हम एक राजभर को खाली इसलिए आरोपित नहीं कर सकते कि हर साल पार्टी बदलते हैं, अलायंस बदलते हैं। पार्टी तो उनकी यही अलायंस बदल देते हैं। वही मतलब उनका गठबंधन बदलता है। उनको अपना परिवार भी चलाना है, उनको अपने पार्टी भी चलानी है, तो वो अपना बदलते रहे, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक बात है, कोई बुराई वाली बात नहीं। हम लोग बुराई क्यों करेंगे? पॉलिटिकल स्टैंड है, कोई कैसा भी ले। बस ये बात बड़ी अजीब लगती है कि राजभर जी को प्रमोशन में आरक्षण अब याद आता है, तब जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तब याद उनको नहीं आया। तो वक्त के हिसाब से लोग अपनी आलोचना सेट कर लेते हैं कि कहाँ किस बिंदु पर आलोचना करना जी वीरेन जी। तो एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि मुद्दतों से उन्हीं मुद्दों से घिरे हैं हम, आज़ादी के बाद देखो कितना गिरे हैं हम। और राजनीति तो अब एक धंधा हो गया है, आँख वाला भी यहाँ अंधा हो गया है। जो कल था वही आज है, वही कल भी रहेगा। दल बल छल और दलदल भी रहेगा। हाथ कमल झाड़ू बस निशान अलग है, नेताओं की इस देश में कहाँ कोई पहचान अलग है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए बहुत शुक्रिया। बहनों भाई, उस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, कार्यकारिणी की बैठक जो बीजेपी की हुई थी उसमें आपने 80 सीटों का टारगेट अपने लिए फिक्स किया था, लेकिन मत भूलिए कि मैनपुरी में आपको बहुत करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। खतौली आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के जनपद की सीट वो आपको गंवानी पड़ी। हालांकि रामपुर आप जीत लिए, लेकिन ये जो नतीजे हैं ये 80 सीटों पर सवालिया निशान लगाते हैं। ब्रजेश जी, यही बात तो आजमगढ़ के चुनाव में भी कही जाती थी, लेकिन हमने आजमगढ़ का भी किला ढहाया, हमने रामपुर का लोकसभा का भी किला ढहाया और रामपुर की विधानसभा का किला ढहाया। ये बात ज़रूर सही है कि मैनपुरी का चुनाव आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के मृत्यु के पश्चात सहानुभूति वोट से उनका चुनाव हुआ है, लेकिन आप निश्चित मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मैनपुरी का भी किला ढहाएगी। और मैं आपको एक बार और कहना चाहता हूँ, हमने अमेठी से राहुल गांधी को भी खदेड़ा, ऐसा नहीं है, वो भी उनकी पूरा पुश्तैनी सीट थी। समाजवादी पार्टी हमेशा से रायबरेली और अमेठी में वॉकओवर देती थी, जिसकी वजह से उनको बल मिलता था, लेकिन हमने इस वॉकओवर को रहते हुए भी उनको हमने हरा करके भेजा है। और कारण क्या है? कारण यह है कि गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसने गरीब कल्याण की तमाम योजनाओं को गरीबों के तक पहुंचाया है। ईमानदार नेता है। वही उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की विश्वसनीयता चरम पे है। ईमानदार नेता की छवि है, कठोर प्रशासक की छवि है, सुशासन हो रहा है। तो उस समय जब आप मुकाबले में आते हैं तो व्यक्तित्व देखना पड़ता है कि सामने नेता का व्यक्तित्व क्या है। अभी तक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व यही था कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते थे, विदेशों में घूमते थे, आराम से रहते थे, कभी भी कहीं जनता को जो दिखते नहीं थे। हाँ, अब थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या हुआ? गठबंधन, ये जो आने वाला चुनाव है इसमें आपको आप कुछ नए पार्टनर्स अपने साथ जोड़ेंगे या नहीं? देखिए, यह रणनीति हमारे केंद्रीय नेता तय करेंगे और जिस नीति पे वो चलेंगे भारतीय जनता पार्टी उस पर जो है कदम बढ़ा देगी। लेकिन हमारे नेता और अन्य नेताओं में बहुत बड़ा अंतर है।
जनता के बीच, जनता का उनका आदमी, गरीब का बेटा आज प्रधानमंत्री बन के बैठा है। वो चांदी के चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुआ, वो व्हाइट हाउस जैसे बड़े महलों में नहीं रहता रहा है, वो गरीब की झोपड़ी में रहता रहा है, उसको मालूम है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मेहनत करते अब दिख रहे हैं, एक गाड़ी तो मैं ये लॉक कर लूं कि अखिलेश यादव आपके लिए एक बड़ी चुनौती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभी अखिलेश यादव जी के लिए कोई बहुत अच्छा कुछ होने वाला है लोकसभा के चुनावों में, क्योंकि लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी जी को नेता जनता मानती है और उनको पूर्ण बहुमत दे करके, और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें दे करके जनता जिताएगी। इसलिए अभी अखिलेश यादव जी के लिए कोई संभावना नहीं है। आगे देखा। बहुत शुक्रिया आपका। उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उदयवीर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस को लेकर आप लोग क्या धारणा रखते हैं और कांग्रेस के प्रति आपकी पार्टी का नजरिया क्या है? कांग्रेस से समय समय पे हम लोग का सहयोग लेते देते रहे हैं। जब देश की राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं और जब जैसी परिस्थितियां होती हैं देश के विकास के लिए या कोई बड़ी राजनीतिक विषय आता है, तो परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं और लेते भी रहे हैं, देते भी रहे हैं। तो आगे भी जो परिस्थिति बनेगी उसमें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और उनके नेतृत्व के बीच में जो भी बातचीत होगी उसके हिसाब से फैसला होगा। कांग्रेस के हम दुश्मन नहीं, हमारी कांग्रेस दुश्मन नहीं। हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से लेके और जितने हमारे पुरानी सहयोगी चाहे बसपा रहे, उनसे ना कोई लड़ाई है ना हमारा कोई मतभेद है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, हमें उसे अपदस्थ करना है। जो उसकी गाड़ी में सवार हो जाएगा उससे स्वाभाविक रूप से दुश्मन के दोस्त से दुश्मनी निश्चित है और वो हम आगे करेंगे। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जहां पर खड़ी है उदयवीर जी, नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था जी। नहीं, कांग्रेस पर थोड़ा भाजपा के प्रवक्ता ने काफी लंबा प्रवचन आप भी बोले, आपको पर्याप्त समय। 70 साल के मोदी पार कर गए, अभी वो उनके किसके बेटे हैं ये चर्चा हो रही है। ये चर्चा नहीं हो रही वो दोस्त किसके हैं, ये चर्चा हो रही है वो किस घर में रहते थे। जो आदमी पिछले 27 साल से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है वो किस घर में रह रहा है, 30 साल की चर्चा नहीं कर रहे। ये चर्चा नहीं कर रहे कि वो किसके जहाज में उड़ रहा है आजकल। ये चर्चा नहीं कर रहे कि वो पूरा विपक्ष अडानी पे सवाल पूछता है, मोदी जी के मुंह से सवाल अडानी छोड़ के सब निकलता है। तो प्रश्न ये है कि आप 70 साल पुरानी बातें करते हो, पिछले 2014 ये सब बातें नहीं करते कि 2014 से क्या। हाँ, मैं बिल्कुल समय दूंगा, आप जवाब दीजिएगा। आप मुझसे पूछिए क्या पूछ रहे थे कांग्रेस के बारे में। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि क्या गठबंधन का दायरा आप बढ़ाना चाहते हैं और उस बढ़े हुए दायरे में कांग्रेस को भी 2 पैर रखने की जगह मिलेगी? देखिए, 2 पैर, ऐसा आप इस तरह का शब्द प्रयोग कर रहे हैं जैसे हम किसी से 2 ही पैर होते हैं कोई भैया, सहानुभूति कर रहे हैं या किसी से। इसमें राजनीतिक दल का अपना अपना राजनीति है, हम किसी का असम्मान नहीं करते। लेकिन हमारा मानना यह है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पीड़ित, शोषित, वंचित, जिनके साथ सरकार ने अन्याय किया है, जिनकी सरकार ने सुनी नहीं, मध्य वर्ग पे अन्याय हुआ, महंगाई, बेरोजगारी, इससे प्रभावित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे। कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। इस प्रक्रिया में जो दल हमारे साथ आ सकते हैं और हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व की बात उनसे बन जाएगी, हमारी बात रहेगी। अभी फिलहाल जो पिछला गठबंधन लड़ा था हमारा, वो हमारे मित्र हैं जो आज़ाद हो गए 1-2 लोग उनके अलावा, और इसके अलावा कोई नया, जब नया चुनाव घोषित होगा तो उस समय के गठबंधन में कौन कौन रहेगा तब की राजनीतिक परिस्थितियां तय करेंगी। बाकी आपके दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए? बातचीत सबसे होनी चाहिए, बातचीत में क्या दिक्कत है? कांग्रेस से भी? नहीं, क्यों नहीं, बातचीत तो होती है, सबसे होती है। नहीं, बिल्कुल ठीक, वही क्लैरिटी लेनी थी। तो अनिल दुबे जी, देखिए गठबंधन का दायरा बढ़ रहा है, आप अपने लिए क्या संभावना देखते हैं? नहीं, हम तो गठबंधन में ही हैं। और क्या संभावना देखते हैं? अब 1 राज्यसभा, 9 आपके पास एमएलए, तो अब जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में कुछ अधिक ही चाहिए। देखिए, एक सेकंड उदयवीर जी, आप उनको डिक्टेट ना करिए, उनको बोलने दीजिए। उनकी इंडिपेंडेंट पार्टी है, मुझे उनसे बात करने दीजिए। ब्रजेश जी, हाँ बोलिए आप। उदय और अनिल जी, आप दबाव में मत आना। हमारे और समाजवादी दबाव का विषय नहीं ना, आप दबाव मत बनाओ, बोलिए। और हम दोनों लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और हमारी प्रायोरिटी किसान है, हमारी प्रायोरिटी नौजवान है, हमारी प्रायोरिटी यह है कि इनको गन्ने का मूल्य कैसे मिले। वो मैं सब समझ गया। 2 महीने से किसान ब्रजेश जी चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन 2 महीने से सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तो हमारी प्रायोरिटी तो किसान है, हमारी प्रायोरिटी नौजवान है, मैं भी यही कह रहा हूं कि भैया सुन तो लो दुबे जी,
आज क्यों एक तरफा संवाद कर रहे हो? अगर इस प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस को ले लो तो कोई बुराई है क्या? यही तो पूछ रहा हूँ। ये फैसला लेना तो हाईकमान दोनों। आपकी एनओसी भी तो चाहिए। हमारे दल आपकी का एनओसी हाईकमान चाहिए है। कि नहीं चाहिए? समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं, उनको जो तय करना होगा वो तय करेंगे और हम बोलेंगे जी। जो वो तय करेंगे हम आपके सामने बोल देंगे। आप दबाव में आ गए लग लेकिन ये तय करना तो उनका अधिकार है। ना ना ना, उनके आपको उदयवीर ने दबाव में ले नहीं लिया। नहीं, कोई दबाव नहीं है। क्योंकि हम शुरुआत जैसे आप उठे थे ना बोलते हुए, अभी आपको संभल गए हो। नहीं, आज की डिबेट एक सेकंड रुक जाइए, आप मुझे बात करने दीजिए। उदयवीर जी नो प्लीज। दबाव है ही नहीं, सब लोग एक हैं। आप अंडर प्रेशर आ गए हो। नहीं, सब लोग एक हैं, कोई दबाव नहीं है। ओके, आलोक अवस्थी कुछ कहना चाह रहे थे जी। आलोक जी 20 सेकंड केवल आपके लिए, बोले आप। हाँ ठीक है ब्रजेश जी, यह गठबंधन का प्रयोग कांग्रेस के साथ मिलकर के अखिलेश यादव ने 2017 में किया था और लोकदल भी साथी थी। तो उनका असर क्या हुआ? कांग्रेस 7 सीटों पे पहुंच गई और समाजवादी पार्टी सबसे बुरी हार में 45 सीटों पे पहुंच गई। एक सेकंड बीच में एक एक करके बोलो, डिबेट बहुत बेहतरीन जा रही है, 1 by 1। दुबे जी रुक जाओ, 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद 5 साल 17 में साथ नहीं था। दूंगा समय आपको, पक्का वादा। मैंने कहा दुबे जी रुक जाओ। 2017 में हम लोग साथ अरे नहीं दुबे थे। जी रुक जाओ, दूंगा टाइम ना, वादा आपसे। नहीं, उन्हें पता नहीं है, बोलिए। गलत बोल रहे हैं। देखो आलोक अवस्थी किसी के बीच में आज नहीं बोले, आप सुन लीजिए, मैं आप सबको टाइम दूंगा। अरे हम आलोक जी थोड़ा 10 सही सेकंड समय बचे हैं, बता बोलो ये अच्छी कंप्लीट बात करो। नहीं है। ये हाँ। अच्छी बात नहीं है। हम आप- करें- आप बोलिए, आप आलोक जी केवल- अपनी बात कंप्लीट करिए। ब्रजेश जी, जब एक नेता ब्रजेश जी, जब अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला 2012 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से, उसके बाद 2 साल के अंदर 2014 के चुनावों में सुपड़ा साफ हो गया, 5 सीट लोकसभा सीटों में पहुंचे और सबसे बुरी हार मुख्यमंत्री रहते हुए उनको कांग्रेस की शरण में जाना पड़ा और कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क हुआ। सर अभी तो अलायंस बने ही नहीं, केवल बातचीत शुरू हुई और आपने तो प्रॉपर अटैक स्टार्ट कर दिया। बीपी छूट गया। ओके, सुधा मिश्रा मेरे साथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। तो देखिए उदयवीर सिंह ने तो ये बात स्पष्ट कर दी कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। तो अब आप बातचीत आप लोग की क्या बढ़ेगी आगे? देखिए ब्रजेश जी, पूरे डिबेट में सबसे कम वक्त मुझे मिला है बोलने के अरे आप लिए। बोलें, और ऐसी मैंने कोई सब- बात नहीं है, प्लीज। जी, जितने लोगों ने बातें की, ऑब्वियस सी बात है कि चुनाव है और चुनाव में सबके लिए जीतना ही आ रहा हूँ एकमात्र पीयूष मिश्रा, लक्ष्य प्लीज होता है। वेट। हाँ जी, हम अभी मैडम बोले आप। भाजपा के भाई बोल रहे थे कि कांग्रेस के साथ मिलने पे उनका सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस की अभी हालत खराब हो गई। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ जो अलाउंस बना के शिवसेना की हालत हो या फिर नीतीश जी की हालत हो, आखिर आप भी कहीं ना कहीं जब अलायंस बनाते हैं तो आपके विचार कहीं नहीं मिलते हैं, तो दूसरों पे आघात करने से पहले अपनी तरफ झांक लिया करिए गिरिबान में कि आपका इतिहास क्या रहा है। जहां तक कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता क्या आप पार्टी जानते ने हैं कभी कि गठबंधन आलोक जी नहीं नो तोड़ा है। प्लीज, कभी आलोक जी साथियों को प्लीज, नहीं छोड़ा है। नो 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 वो नो छोड़ नो करके गए हैं। नो इंटरप्शन प्लीज, हमसे कभी गठबंधन नो नहीं इंटरप्शन तोड़ा। प्लीज। हमने सुधा जी मैं गो हमेशा ये कहती अहेड, सुधा जी गो मैं अहेड, बोलिए। हमेशा ये कहती हूँ कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं कर सकता है, उसके किए गए कार्यों का सम्मान नहीं कर सकता, और राजनीति क्या करेगा? इस देश में जिस तरह सियासत अब ये किया थी कि लोगों ने क्या किया, जो कि समय होता है ब्रजेश जी कि हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने क्या नहीं किया, आप क्या कर रहे हो, प्रश्न का जवाब ये होता है। लेकिन मौजूदा समाज में आप जो सरकारें चल रही हैं, उनके पास अपने किए गए कार्य को कोई लेखा जोखा नहीं होता है, और कांग्रेस हर मुद्दे पे जनता से आप खुले जनता मन के से उन आपकी प्रश्नों- पार्टी क्या अपोजिशन के जो लार्जेस्ट पार्टी है समाजवादी पार्टी या उनके अलायंस से बातचीत करने के लिए तैयार है? बिल्कुल ब्रजेश जी, अभी जो इस ओके। समय देश की स्थिति है, इसमें चूंकि जो सरकार है वो सवाल का जवाब में देती है, सवाल पूछती है, उत्तर कोई नहीं होता है। यहाँ पे पूरे विपक्ष को एक साथ मिलके इनसे सवाल के जवाब लेने पड़ेंगे और इसके लिए सबका एकजुट होना बहुत जरूरी है। और हम चाहते हैं कि एक वैचारिकी पे आके इस देश के हर व्यक्ति का सवाल सरकार से लेने अरे के लिए उतना ही सबको एक हक मंच तो पे आना मांगिएगा बहुत जितना आपके पास वोट है ना, विचार भले जरूरी है। मिले। बिल्कुल बिल्कुल हक तो उतना ही मांगिएगा, 2% वाला। लेकिन लड़ाई के लिए हक की जरूरत नहीं होती है, लड़ाई के लिए सिर्फ लड़ाई करनी होती है, उसमें हक नहीं होता है, हक तो जीतने के बाद होता है। आप अभी तो हम ऐसे मैदान करें में जैसे लड़ाई कोई करने के लिए मारपीट उतरे हैं। होनी है। अरे मारपीट नहीं, नहीं, पॉलिटिकल मारपीट मसला नहीं है ना। इस समय ब्रजेश जी जो वैचारिकी की लड़ाई है ना, वो युद्ध स्तर पे, क्योंकि जिस तरह उन्माद फैलाया जा रहा है युद्ध में, तो मैडम जो 2% धर्म की के हिसाब राजनीति से की जो जा रही कुछ भी मिलेगा वो स्वीकार है आपको? है। नहीं 2% हमें जो मिला है, हम उससे आगे बढ़ने के लिए, और जनता जितने करोड़ की जनसंख्या भारत की है, हम उसके मसले की बात कर रहे हैं। बहुत यहाँ शुक्रिया पे आपका 2% पीयूष और मिश्रा। इस 100% की बात गठबंधन नहीं की हो रही। पॉलिटिक्स में अब आप अपने लिए क्या संभावनाएं पाते हैं? आपके लिए तो दोनों दरवाजे बंद हैं, कब ऐसा ना हो कि छूट जाओ, कोई अपनाए ही ना। ब्रजेश जी नमस्कार। इतने प्रेशर के बाद आपने मुझे आखिरी में मौका दिया, ठीक है। आपके कोई बात नहीं। नेता RLD 15 मिनट ज्यादा बोल प्रेशर के मुझे गए आप पे हैं। लग रहा था।
आपके जी, नेता जी, 15 जी, मिनट बोल कर गए मुझे हैं। लग रहा था जी तो हाँ जी। और रही बात गठबंधन तलाशने की, तो हमारे नेता ने आज यह भी बोला है कि हमारा दरवाजा बहुत बड़ा, हमारा दरवाजा तो सबके लिए खुला है, कोई भी आ सकता है, कोई भी अपना प्रपोजल दे सकता है। क्योंकि राजनीति कोई किसी की अछूती नहीं रही है। चाहे आरएलडी के बड़े भाई बैठे हुए हैं, इनकी भी कभी आपने पार्टी देखी थी, कभी कांग्रेस के साथ तो कभी भाजपा के साथ, लगातार केंद्र में बनी रहती थी और केंद्रीय मंत्री इनसे बने क्या रहते थे। प्रॉब्लम हो गई तो अचानक इनको? जहां तक रही बात, इनसे क्या प्रॉब्लम है? अरे अपना नहीं, देखो मैं ना, बता रहा अनिल हूँ, दुबे के चक्कर में मैं क्यों पड़ रहे बात हैं? बता रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि तो वही बात कह रहा हूँ कि जैसा कि आप गठबंधन पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं और सबके लिए हम लोग खुले हुए हैं। तो ये अब आगामी समय बताएगा कि हम किसके रुक साथ जाओ, जाते अनिल हैं दुबे और से क्या जवाब ले लो। ये तो तलाश आप ही करते के हैं। और सामने रही मटका बात- फोड़ रहे हैं दुबे जी। रही बात जवाब ले लो जरा। पार्टी की, रही अब बात बोले हो तो समाजवादी सुनना भी पार्टी की। सुनो। एक मिनट सुनने की क्षमता विकसित करो। अब आरोप लगाओ तो सुनो। 30 सेकंड। अच्छा, बोलो, बोलो। 30 सेकंड की बोलो। बात। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी जैसा कि कहती है कि हमारे साथ राजभर जी भी हैं, ये हैं हमारी पार्टी में, खुद राजभर जी हैं। अभी बड़े भाई ने सपा के प्रवक्ता ने बोला भी। और तो आज आपने देखा कि माननीय अखिलेश जी जब गए गाजीपुर, ठीक है दुबे जी, अब बताओ भाई, ये तो आप ही की तरफ मटका फोड़ रहे हैं। क्या है इनका आपसे? सुहेलदेव जी की कोई फोटो मसला है लगाते थे राजनीति और के लिए? अब फोटो हटा दिया। तो ये भाजपा के क्या है? दरवाजा अपना खोलना चाह रहे हैं, हो सकता है सपा खुल यही जाए। करती है, वोट पीयूष लेने के सुनिए, समय आपको पीयूष सब फोटो लगाती है और पीयूष हटा सुन देती है। लीजिए। पीयूष सुनिए, दुबे जी कुछ कह रहे हैं आपको। हाँ जी, दुबे जी। जी। नहीं, हमने कहा वो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खोलने में लगे हैं, शायद खुल जाए कुछ भी बोलने से। तो आपके पास चाबी है क्या? आपके यहाँ क्यों खटखटा रहे नहीं, हैं? नहीं, मेरी आंख काय खटक रही है। मुझे क्या, वो कहीं भी जाए, वो जहां जाना चाहे जाए। वो आपने स्वतंत्र कहा है। ना मिलना चाहते मिलना चाहते हैं, तो आपके दरवाजे नहीं, मटका नहीं, फोड़ रहे हैं। ये उन्होंने, आपके पास उनके कोई चाबी है क्या? उनके नेता बीजेपी सब की? बोल के चले गए, उन्होंने सब तो कह दिया वो जहां जाना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने कोशिश की कि अपनी अपनी सही बात रखें ताकि दर्शकों को सच पता चल सके। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपके सामने पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, अभी धुंधली है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।